और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया को बशर अल असद के शासन से मुक्ति मिल गई है। अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया है। मोहम्मद अल बशीर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही सीरिया में बशर अल असद के वफादारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं इजराइल ने सीरिया के कई हिस्सों पर हवाई हमला किया है और हथियारों और सैन्य सुविधाओं को नष्ट किया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति बशर अल असद के फरार होने के बाद बरसों की जंग में तबाह हो चुके सीरिया को फिर से खड़ा करने के लिए नई सरकार के गठन की कवायद जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन इस राह में अड़चनें इतनी है कि कहां से शुरू किया जाए ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। सोमवार को असद के सैनिकों को माफी देने वाले विद्रोहियों ने देश में यातना का बाजार गर्म करने वाले असद के वफादार अधिकारियों के लिए प्रतिशोधात्मक रवैये के साथ नए सीरिया के निर्माण का आगाज किया। एसटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जौलानी ने ऐलान किया है कि कैदियों को अमानवीय सजा देने वाले अधिकारियों को सजा जरूर मुकर्रर की जाएगी। उन्होंने इन अधिकारियों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है कि दमिश्क के एक अस्पताल के मुर्दा घर से 40 से अधिक ऐसे शव बरामद हुए हैं जिन पर यातना के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। दमिश्क में पुराने प्रशासनिक ढांचे को बरकरार रखने के कारण विद्रोहियों को स्थिति से निपटने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कुर्द इलाकों में सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के बीच झड़प और इजरायली हमले स्थिति को कभी भी बेकाबू कर सकते हैं। उत्तरी शहर मनबिज में तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने कुर्दों से नियंत्रण छीन लिया है। असद के देश भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। करीब 300 हवाई हमलों में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना के इतिहास में सबसे बड़े हमलों में से ये एक है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि नई स्थिति के बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, कतर समेत दूसरे देशों ने इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना दमिश्क के करीब पहुंच गई थी। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि उनके सैनिक बफर जोन से आगे नहीं गए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीरिया में रूस के सैन्य ठिकानों को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि विद्रोहियों का रुख रूस को लेकर उतना कड़ा नहीं है जितना ईरान के प्रति है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के और साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला जो सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो ये है कि वहाँ पर अंतरिम सरकार का, सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और इसके बाद आप क्या कुछ देखते हैं? क्या सब कुछ शांत होगा वहाँ पर? नहीं, जिस हालात में यहाँ पे दमिश्क पर कब्जा हुआ है और उससे पहले भी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जो संगठन बना था जो कि दमिश्क की ओर बढ़ा था, इससे जाहिर है कि स्थिति काफी दिन तक अस्थिर रहेगी और इसमें बाहरी देशों का भी प्रभाव रहेगा। हालांकि असद वहां से मॉस्को चले गए हैं, लेकिन वो जो पुराने जो लोग हैं, जो नए जो लोग आए हैं, उनमें जो मिलन है वो उतना स्थिर नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट फैक्शंस से बिलोंग करते हैं। कुछ पुराने अलकायदा के मेंबर्स हैं, कुछ कुर्दी मेंबर्स हैं और कुछ जो बाकी संगठन से भी आए हैं, सीरियन नेशनल आर्मी का भी है। तो इनमें का जो सूझबूझ जो है वो एकत्रित नहीं हुआ है। तो अभी हालांकि ये एक अंतरिम सरकार बना है और जब असद जा रहे थे उस टाइम उनका भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का, प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो सहायता करेंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन स्थिति अभी भी रेबल्स की ओर से बहुत ही संगीन है। संजय जी, जो जिनकी अंतरिम सरकार में जिनकी वहाँ पर घोषणा की गई है, ये कभी वहाँ पर इदलिब में अभी वो सरकार चलाते थे
और उसी एसटीएस से बिलोंग करते हैं जिसके नेतृत्व में वहाँ पर विद्रोही पहुँचे और उन्होंने असद का जो शासन है उसका अंत किया। लेकिन अगर हम पूरे सीरिया को देखें तो कहीं कुर्दों का शासन है, कहीं तुर्की समर्थित विद्रोही हैं और कहीं आईएस है। तो ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आपने सही कहा है। सीरिया एक बहुत ही डाइवर्स देश है जिसमें कि बहुत दूसरे लोग रहते हैं और उनका जो रिलीजियस एफिलिएशन है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनमें भी बहुत भिन्नता है। इस समय उन्होंने दमिश्क आने के समय वो इकट्ठा हो गए, लेकिन उनका जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो बहुत ही गंभीर है। तो कितनी दिन तक वो ये संभाल पाएंगे, ये एकत्रता, ये कहना मुश्किल है। एचटीएस को आप जानते हैं क्योंकि एचटीएस पहले जबरा नुसरा का एक अंश हुआ करता था जो कि आइसिस अलकायदा से मिला हुआ था। अल जलानी, अबू मोहम्मद अल जलानी जो कि उनका नेता है, वो पहले अबू बकर अल बगदादी का बहुत ही करीब का सहयोगी थे और उनको इराक से सीरिया भेजा गया था ताकि वहां पे वो आइसिस का मामला शुरू करे। तो उनका रवैया कुछ और है, वो बहुत ही सीरियस फंडामेंटलिस्ट प्रकृति के थे। अभी कह रहे हैं कि वो कुछ मॉडरेट पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उनका वैसा होना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। ठीक है संजय जी, ये तो रही जो मिलन होगा, ये भी बहुत मुश्किल रहेगा। संजय जी, ये तो रही जो वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी है, उसके आगे क्या कुछ चुनौतियाँ होंगी। इस सब के बीच हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इजराइल जो गाजा में जिसका संघर्ष चल रहा था, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रहा था, इजराइल क्यों सीरिया पे हमला कर रहा है? अब देखिए, इजराइल का मकसद था कि वो असद को वहां से हटाए और वहां पे जो हिजबुल्लाह या ईरानी जो फैक्शंस थे उनको वो डेसिमेट करे, उनका वो शक्ति को वो कम करे। आप देख रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह का नेतृत्व जो था उसको लगभग खत्म कर चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के फाइटर्स अभी भी हैं। सीरिया में भी उनके काफी सारे लोग हैं जो कि असद का सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको हटाना उनका एक खास मकसद है। दूसरा है कि काफी ईरानी मिलिट्री एडवाइजर्स सीरिया में मौजूद थे, उनको भी फाइट करना इजराइल का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा तुर्की का भी एक बहुत खास रोल रहा है, क्योंकि तुर्की जब इदलिब में आया उस समय तुर्की ने एचटीएस को सहयोग का हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम आपका सहायता करेंगे और आप हमारा जो मकसद है उनको आगे कीजिए। तो ये जो तुर्की का एक तरफ से, इजराइल का दूसरे तरफ से, और क्योंकि कुर्दी भी शामिल है इसमें, इस संगठन में, ये बहुत ही सीरियस मामला है। इजराइल इस मौके का अच्छी तरह से लाभ उठाया जबकि असद सरकार वहां से गिर चुकी थी और जाकर उन्होंने जो टारगेट्स था उनको उन्होंने अटैक किया। संजय जी, एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे जानना चाहेंगे कि मोहम्मद बशीर जिनको वहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, उनके शासन से जो जुड़े हुए लोग हैं या एसटीएस के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन लोगों की खोज होगी और उन लोगों को सजा दी जाएगी जिन्होंने बशर अल असद के शासनकाल के दौरान जो क्रूरता हुई है उसमें अपना योगदान दिया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि एचटीएस का बैकग्राउंड अलकायदा आईसिस से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट रुख के लोग हैं। वो शरिया लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लाम का फॉलोअर्स है। तालिबानी शासन टाइप का दिखेगा क्या? मेरे ख्याल में जो आपने तालिबान का जो जिक्र किया, उसी तरह का शासन यहाँ पे भी होने की संभावना है। और लोगों के मन में भी ये शंका है कि जो एक रफ जनरली सेक्युलर जो गवर्नमेंट था असद का, हालांकि उसमें भी उन्होंने भी बहुत सारे एक्सेसेस, ज्यादती की होगी अपने लोगों के साथ, जो कि लोग नापसंद थे। लेकिन ये जो नया सरकार जो आया है,
इसमें शायद कोई स्थिरता का बहुत मुश्किल है और शासन उनका बहुत ही फंडामेंटलिस्ट तरह का होने की संभावना है। ठीक है संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम रूस यूक्रेन युद्ध पे भी आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक